मैं जयगोपाल शर्मा और मैं अपने यूट्यूब चैनल द बिगनर नॉलेज अड्डा पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम वर्तमान समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक ऐसे एक्ट जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी कड़ी टिप्पणी की और अपना जो विरोध था उसे जताया और देश के विभिन्न राज्यों को उस पर कड़ी दिशा निर्देश देते हुए उस धारा के अधीन दर्ज होने वाले मामलों पर तत्काल रोक लगाने को कहा। आज हम जानेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 की धारा 66A के बारे में, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो अब किसी प्रकार से कानून में ही नहीं रहा या जो धारा का किसी प्रकार से किसी कानून के साथ कोई संबंध नहीं रहा, उस धारा के अधीन वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों की पुलिस क्यों मामले दर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2009 है वो कब उसकी शुरुआत हुई और कब भारत में लागू हुआ। सबसे पहले अगर हम इस अधिनियम के बारे में बात करें तो 2008 में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित हुआ और 27 अक्टूबर 2009 को ये भारत में लागू हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2008 22/12/2008 को लोकसभा में और 23/12/2008 को राज्यसभा में ये कानून पारित हुआ और उसके बाद 27/10/2009 को ये कानून बनकर लागू हुआ। कानून बनने के बाद निरंतर कुछ न कुछ बदलाव होते रहे और विभिन्न विषयों को लेकर के कुछ न कुछ छोटे मोटे विवाद होते रहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इस कानून से संबंधित विषयों पर अपना दिशा निर्देश देते रहे, लेकिन अलग अलग राज्यों की पुलिस इस कानून को लेकर अपना अपना अलग डेफिनेशन बनाती रही और लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग विषयों पर या टीका टिप्पणी करने पर गिरफ्तार करती रही और निरंतर मामलों में इजाफा होता रहा, जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी इस पर दिखाई और कड़ी टिप्पणी करते हुए तत्काल राज्यों को रोक लगाने का और इससे संबंधित मामलों पर किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं करने का हिदायत दिया। अगर शुरुआती दौर में हम बात करें तो ये जो धारा थी 66 है, ये 6 साल पहले ही भारत में निरस्त हो चुकी थी, देश में निरस्त हो चुकी थी, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो भारत के अगर हम बोले तो लगभग 15 राज्यों में विशेष तौर पर था और इसमें 15 राज्यों में शुरुआत के दिनों में अगर देखें सिर्फ वर्ष 2015-16 तक बात करें तो लगभग 250 से अधिक मामले जो थे इसमें पेंडिंग थे और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग 1500 के आसपास 1300-1400 के आसपास ये मामले चले गए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी तीखी टिप्पणी इस पर नहीं छोड़ी और ये मामला अगर हम बोले तो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर जब बढ़ा तो 2015 में ये मामला काफ़ी जोर शोर पकड़ा और इसका काफ़ी विरोध हुआ कि इस धारा को भारतीय जो संविधान की धारा है 19(1) की अर्थात ए आर्टिकल 19(1) का ए जो है उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो एक पब्लिक का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो था, जो उसका एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम था, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन होता था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जाहिर करते हुए 2015 में इसे निरस्त कर दिया और निरस्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये जो धारा है ये एक व्यक्ति की अपनी जो आज़ादी है, बात रखने की जो आज़ादी, जो भारत का संविधान जो आज़ादी देता है, उसका कहीं ना कहीं हनन करता है और पुलिस और प्रशासन बेवजह कुछ मुकदमों में लोगों पर कार्रवाई कर रही है और जिससे लोगों को अपनी बातों को रखने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हर एक आदमी शासन प्रशासन और जो हमारा जो तंत्र है वहाँ पर जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकता है, नहीं एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख सकता है। और अगर हम लोगों की बातों को रखने की ही प्रक्रिया पर अगर रोक लगा दें या फिर उस पर विराम लगाने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान का जो मूल ढांचा है, जो देश की जनता को जो अपना एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस करने का जो अपना स्पीच है, वो बोलने का, फ्रीली टॉक करने का जो है, किसी मुद्दे पर बात रखने का, उसका वायलेशन होता है और ये संविधान में जो छूट दी गई है अनुच्छेद 19(1) के में उसको ये हनन करता है। जिसके बाद से अगर देखें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या कारण थी, तो इसकी जो शुरुआत थी सबसे पहले 2015 में एक विधि छात्रा श्रेया सिंघल जो थी, उन्होंने
इसके खिलाफ एक पीआईएल दाखिल किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और विधि छात्र होने के कारण श्रेया सिंघल जो थी वो उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसमें जो देश की जो जनता है उसको अपनी बातों को रखने को लेकर के अगर इस प्रकार से अगर मामले दर्ज होते रहेंगे तो इससे संविधान का हनन होता है। और 2015 ईस्वी में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि अगर इस धारा को नहीं निरस्त किया जाता है तो जो संविधान में जो लोगों को अपनी बातों को रखने का जो अधिकार दिया गया है उसका हनन होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो उस समय के तत्कालीन जस्टिस जे चेरमेश्वर और जस्टिस रोहिंटन नरीमन के बेंच ने इस प्रावधान को साफ तौर पर संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो थी उसके मौलिक अधिकार को प्रभावित करना माना और उसको हनन माना। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे में कोई भी शख्स इंटरनेट अथवा सोशल साइट्स पर कुछ पोस्ट करने से डरेगा और अपनी बातों को रखने में, समाज तक पहुंचाने में, देश तक पहुंचाने में डरेगा। इस कारण हम इस धारा को गैर संवैधानिक करार देते हैं और इसे तत्काल प्रभाव में निरस्त करने का सलाह देते हैं। और देश के सभी राज्यों को और वहाँ के वरीय अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाता है कि इस धारा से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 की धारा 66A से संबंधित कोई भी वाद वो दर्ज ना करे। लेकिन ये उनके द्वारा दिए गए हिदायतों के बावजूद 2015 के बाद भी ये धारा में केस निरंतर दर्ज होते रहा, जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः 2022 में एक बार अपना कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए राज्य सरकारों को के साथ साथ वरीय पदाधिकारियों को और प्रशासन को लताड़ा और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल इस धारा में किसी भी प्रकार के मुकदमे को दर्ज करने से मना करने को कहा। और साफ शब्दों में कहा कि अगर आने वाले समय में इस धारा से संबंधित अगर किसी प्रकार से मुकदमे अगर दर्ज किए जाते हैं और लोगों को, जनता को डराने का प्रयास किया जाता है शासन और प्रशासन के द्वारा, तो माननीय न्यायालय अपने ओर से इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों ने अपने तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि इस धारा से संबंधित जो भी प्रावधान है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश है उसका पालन होगा और इसको अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर निरस्त किया गया है तो उसको जो राज्य सरकार है उसको मानेगी और इस धारा के अधीन जो भी मुकदमे दर्ज हैं उस पर पुनर्विचार करते हुए उसको खत्म किया जाएगा और भविष्य में इस धारा से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद नहीं दाखिल किए जाएंगे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि श्रेया सिंघल इसमें जो केस है ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या लीगल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को निरस्त करने का आदेश किस वाद में दिया गया था, तो आपने याद रखना है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का जो वाद था, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपना ये जजमेंट दिया कि ये जो है अवैध धारा है। इसके अलावा अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर बात करें कि इसमें क्या चीज़ें हैं, तो IT एक्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को 2009 में संशोधित अधिनियम के तहत जोड़ा गया था और इसमें कंप्यूटर संसाधनों के साथ साथ संचार उपकरण के माध्यम से संदेश भेजने वाले उन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है जिसके लिए प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे जानकारी आमतौर भेजता है या आमतौर पर किसी को आपत्तिजनक पोस्ट करता है या धमकाने का प्रयास करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा वैसी जानकारी जो झूठी हो या उसकी जानकारी में झूठा हो या वो मानता हो कि ये झूठ है और उसका वो स्प्रेड करता है, उसको पहुंचाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को उससे असुविधा होती है या खतरा होती है या किसी प्रकार का वैसा समाज में गलत मैसेज आता है तो उस आदमी को भी दंडित किया जाता है। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक संदेश को झुंझलाहट अथवा असुविधा या धोखा देने या प्राप्तकर्ता को इस तरह के संदेशों की उत्पत्ति से भ्रमित करने के उद्देश्य उपयोग करता है तो इस अपराध के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया था और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ में जो जुर्माना होगा वो भी वसूला जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले टॉपिक में एक और विधिक विषय पर चर्चा करूंगा। आप सभी अपना लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं अपने ओर से प्रयास कर रहा हूं। आप सभी के कमेंट्स
मुझे मोटिवेट करेंगे कि मेरे प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं। और आप सभी से मेरा एक और निवेदन होगा कि लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ अपने आसपास के लोगों में जो आप सभी के पास जो विधिक जानकारियाँ पहुँच रही हैं उसे भी आप शेयर करने का प्रयास करें और अपने आसपास के लोगों को विधिक जो भी जानकारी है उससे जागरूक करने का प्रयास करें, ताकि हम अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों में एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकें और लोगों को कानून के प्रति, देश के जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं और देश में जो कानून है उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और लोगों को एक बेहतर जीवन जीने का सीख दे सकें और उसको प्रेरित कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।